मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको सोशल का एग्जाम जो 20 मार्च को होने वाली परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में करना क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले परीक्षा के डर को हटा दे। ओके, आपको करना क्या है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो बस एकदम निर्णय कर लीजिए कि आपको कॉपी पूरा भर कर आना है। चाहे जो भी हो जाए, कॉपी खाली छोड़ना नहीं है, वो भी सोशल लैंग्वेज में ही भरना है। ठीक है मेरे दोस्त, और लंद फंद नहीं भरना है। ओके, आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कॉपी कैसे फिल किया जाता है। तो देखिए, एग्जाम में करना क्या है आप लोगों को, मान लीजिए कि इतिहास, तो इतिहास का क्वेश्चन देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे इसको भरेंगे, इसके बारे में आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास में देखिए करना क्या है। इतिहास देखिए क्या है, पुराना चीज के बारे में इसमें लिखना होता है। जो भी पुराना चीज बीत गया है, पुराना चीज, बीता हुआ चीज इसमें लिखना पड़ता है, बीता हुआ चीज इसमें लिखना होता है। तो हम लोग करना क्या है, देखिए कॉपी भरने का कला आप लोग को बता देते हैं किस तरह से कॉपी भरते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तब ये लास्ट में उपाय कीजिए, अगर आपको आते हैं तो पहले आप उसे लिखिएगा सही से। ठीक है, तो इसमें देखिए करना क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज है, मान लीजिए यहाँ पे समझाते हैं। एक है गांधी जी, ठीक है, एक क्या है गांधी जी, और एक है लादेन। ठीक है, लादेन। तो देखिए ये क्या था, ये आपका आतंकवादी था, आतंकवादी। और ये क्या था, देशभक्ति, ये देशभक्ति। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि फेमस ये भी था और फेमस ये भी था। तो बस ये फेमस हुआ था अच्छे कामों के लिए, ये किस काम के लिए फेमस हुआ था, अच्छे कामों के लिए। ये गलत कामों के लिए फेमस था। लादेन था जो गलत कामों के लिए फेमस था। तो देखिए लादेन अगर किताब में देखा जाए तो इसका हर जगह पर कहानी मिलेगा। जो अच्छा काम करता है उसी का कहानी मिलता है, और जो अच्छा काम नहीं करता उसका कहानी किताब में नहीं मिलेगा। इसके लिए किताब अलग से निकलते होंगे। ठीक है, लादेन के लिए तो उसमें पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। अब अच्छे काम के लिए सब किताब में आपको हिस्ट्री में ये चीज देखने को मिलेगा। मेरे कहने का अर्थ देखिए ये है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर किसी आदमी के बारे में बोल रहा है तो उस समझिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा तभी हिस्ट्री में उसका नाम देगा। गलत आदमी को हिस्ट्री में नाम नहीं देता है। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर इतिहास लिख रहे हैं तो इतिहास में कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका तारीफ का पुल बांध दीजिएगा। आप लोग तारीफ का पुल बांध दीजिए, क्योंकि अच्छा काम करता है तभी उसका नाम आता है, वरना नहीं आता है। ठीक है, लादेन अच्छा काम नहीं किया तो उसको किताब में आज तक हम लादेन के बारे में कभी हिस्ट्री में पढ़े भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं अगर, तो इसमें देखिए बैठा कर लिखना कैसे वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ अभी हम आप लोग को बैठा कर सिखा देते हैं कि कॉपी को कैसे भरा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए चलिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, और हमें कुछ नहीं आता है कि इसको बनाकर लिखना कैसे। ठीक है, हम इसे पढ़ के नहीं गए हैं, तो सीधा से जान लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट एक तरह के ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, जगह का नाम जैसा नहीं लग रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन मतलब क्या, जाति होता है एक तरह का। तो यहाँ पे बोल रहा है जैसे नेपाली होता है, गुजराती होता है, तो यहाँ पे बोल नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको कुछ पता नहीं है तो इतना जान लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट है, इसका आप तारीफ का पुल बांध दीजिए। तारीफ का पुल, आपको तो पता नहीं है एग्जैक्ट कौन था, तो इतना तो पता है कि महान है, तो महान व्यक्ति आप डाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप लोग इसे महान व्यक्ति डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको बैठा के क्या लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसको बैठा कर क्या लिखेगा, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान व्यक्ति थे। इस तरह आप लिख सकते हैं, एक महान व्यक्ति थे। देखिए हमको पता नहीं को क्या था, सेना था कि राजा था, पता नहीं है, तो इसमें हम एक ही चीज डाल दिए, महान व्यक्ति। तो महान व्यक्ति में अच्छा व्यक्ति हो गया, तो आप लोग इस तरह से बैठाकर महान व्यक्ति, कोई भी चीज इस टाइप से नाम वगैरह देगा तो आप लोग डायरेक्ट महान व्यक्ति बैठाकर हिस्ट्री में लिखिएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने, तो पहले के आदमी लोग क्या करता था, पहले का आदमी जितना रहता था वो डिसिप्लिन से रहता था और ज्यादातर लड़ाई वगैरह ही जीतता होता था। ठीक है, तो लिखे जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयां जीती थी। आपको ईयर नहीं पता, ईयर मत लिखिएगा ना तो फंस जाइएगा। जीती थी, ठीक है, बहुत सारा लड़ाई जीती थी। लिखे उनके शासन काल में बहुत अनुशासित, यानी कि बहुत डिसिप्लिन था। बैठा के लिखें, उसके शासनकाल में क्या था, बहुत डिसिप्लिन था। ठीक है, सभी को समान दर्जा दिया जाता था, सभी को समान दर्जा दिया जाता
था। सिर्फ पुल का तारीफ बहाना है, नेपोलियन बोनापार्ट का पुल का क्या करना है, तारीफ बहाना है। किसी तरह से बैठा बैठा के आप लोग इस तरह से, सोशल लैंग्वेज इसी को बोलता है, सोशल लैंग्वेज जो बोले कि सोशल लैंग्वेज में भरना इसी को बोलता है। ऐसा नहीं कि सोशल दिया आप हिंदी भर दे या कुछ भी भर दे, गाना भर दे, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको सोशल में ही भरना है। क्या लिखें, उन्हें अनुशासित सभी को समान दर्जा देते थे और लिखे गरीबों के प्रति गरीबों के प्रति उनका विचार बहुत अच्छे थे बेवजह किसी से लड़ाई नहीं करते थे, इसलिए वह अपने दशक का एक अच्छा साम्राज्य कहलाते थे। ठीक है, मैं तो देख रहे हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि हमको इसमें याद भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में बैठा कर लिख सकते हैं। देखिए इतना हम लिख दिए हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग एक दो पॉइंट पढ़ के जाइएगा तो बहुत ज्यादा लिख पाइएगा। देखिए कॉपी को खाली नहीं छोड़ना, इस तरह से कॉपी भरने का कला है। इस तरह से आप कॉपी को भर सकते हैं, कोई भी एग्जाम आएगा तो इस तरह से कॉपी को आप भर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरह से बैठा बैठा कर देखिए उसका पुल का तारीफ बहाना। देखिए नेपोलियन का डेट वेट मत डालिएगा, क्योंकि आपको आता नहीं तो आप डेट कैसे डालिएगा, ना डेट डालिएगा ना जगह का नाम डालिएगा, और ना एग्जैक्ट लिखिएगा कि उस सेना है तो क्या है नहीं है पता नहीं। तो ज्यादातर लोग पहले के जमाना में जो अच्छा व्यक्ति रहते थे सब सम्राट उम्राट रहते थे। तो इसमें देखिए हम लोग आपको बैठा के यहाँ पे लिख दिए। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं कितना हद तक आपका आंसर से मैच कर रहा है, आपको दिखाते हैं कितना परसेंटेज ये मैच कर रहा है। आपको विश्वास हो जाएंगे कि इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कितना हद तक ये मैच कर रहा है। पढ़िए, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे पढ़िए, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता था, फ्रांसीसी सेना के नेता जिन्होंने 19वीं सदी के शुरू में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपना देशवासियों द्वारा निवासित होने से पहले कई यूरोपीय गठबंधनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उनके नेतृत्व में फ्रेंच समाज संस्कृति अर्थव्यवस्था का प्रायोगिक का आकार दिया। देखिए यहाँ पे कुछ हद तक बहुत सारा चीज इसमें मिल गया है। क्या मिल गया है, नेपोलियन जो था, नेपोलियन क्या था, एक सम्राट था, सम्राट के रूप में उभरा था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, देशवासियों द्वारा निर्वासित होने से पहले यूरोप के गठबंधन का खिलाफ हुआ और अर्थव्यवस्था प्रयोग का आकार दिया था, यानी कि बहुत अच्छा अच्छा काम किया था। अगर थोड़ा सा पढ़ लेते तो और भी अच्छा लिख सकते थे, बिना पढ़े हम उतना कॉपी आपको भर के दिखा दिए। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा होता, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान व्यक्ति थे। तो देखिए उसको हम लोग बैठा के लिखे थे, आपको प्रूफ भी दिखा दिए। इस टाइप से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बता देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सारा क्वेश्चन टिक कर दूंगा और अन्यथा देखता हूँ जितना सेट हो सकता है मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे पढ़िए, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता था, फ्रांसीसी सेना के नेता जिन्होंने 19वीं सदी के शुरू में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपना देशवासियों द्वारा निवासित होने से पहले कई यूरोपीय गठबंधनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उनके नेतृत्व में फ्रेंच समाज संस्कृति अर्थव्यवस्था का प्रायोगिक का आकार दिया। देखिए यहाँ पे कुछ हद तक बहुत सारा चीज इसमें मिल गया है। क्या मिल गया है, नेपोलियन जो था, नेपोलियन क्या था, एक सम्राट था, सम्राट के रूप में उभरा था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, देशवासियों द्वारा निर्वासित होने से पहले यूरोप के गठबंधन का खिलाफ हुआ और अर्थव्यवस्था प्रयोग का आकार दिया था, यानी कि बहुत अच्छा अच्छा काम किया था। अगर थोड़ा सा पढ़ लेते तो और भी अच्छा लिख सकते थे, बिना पढ़े हम उतना कॉपी आपको भर के दिखा दिए। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा होता, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान व्यक्ति थे। तो देखिए उसको हम लोग बैठा के लिखे थे, आपको प्रूफ भी दिखा दिए। इस टाइप से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बता देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सारा क्वेश्चन टिक कर दूंगा और अन्यथा देखता हूँ जितना सेट हो सकता है मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता था।
देखिए यहाँ पे पढ़िए, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे नेपोलियन में भी कहा जाता था, फ्रांसीसी सेना के नेता जिन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। सम्राट के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपना देशवासियों द्वारा निवासित होने से पहले कई यूरोपीय गठबंधनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उनके नेतृत्व में फ्रेंच समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का प्रायोगिक का आकार दिया। देखिए यहाँ पे कुछ हद तक बहुत सारा चीज़ इसमें मिल गया है। क्या मिल गया है? नेपोलियन जो था, नेपोलियन क्या था? एक सम्राट था, सम्राट के रूप में उभरा था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, देशवासियों द्वारा निर्वासित होने से पहले यूरोप के गठबंधन के खिलाफ हुआ और अर्थव्यवस्था प्रयोग का आकार दिया था। यानी कि बहुत अच्छा अच्छा काम किया था। अगर थोड़ा सा पढ़ लेते तो और भी अच्छा लिख सकते थे। बिना पढ़े हम उतना कॉपी आपको भर के दिखा दिए। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा होता, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान व्यक्ति थे। तो देखिए उसको हम लोग बैठा के लिखे थे, आपको प्रूफ भी दिखा दिए। इस टाइप से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। देखिए तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बता देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सारा क्वेश्चन टिक कर दूंगा और अन्यथा देखता हूँ जितना सेट हो सकता है मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए सेट 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ खोला गया था? देखिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, वस्त्र मिल का मतलब होता है जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा जहाँ पे कंपनी होता है कपड़ा बनाने वाला, वो अधिकतर होता है वो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, समुद्र और नदी के किनारे बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है समुद्र के किनारे क्योंकि वहाँ पे जो उसका सूता होता है ना बनाने का, उससे सूता में नमी रहता है, नमी के कारण वो मजबूत होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर घर में देखिए, अगर कोई गमछा सूखा हुआ है तो वो जल्दी फट जाएगा और अगर गमछा को भिगा देते हैं तो थोड़ा मजबूत हो जाता है। इसलिए नमी वाला जगह पे, जहाँ पे नमी होता है वहीं पे कपड़ा का मिल खोला जाता है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे समुद्र, जैसे बम्बई में समुद्र है, उधर कपड़ा का मिल खुलेगा। सूरत हो गया, बम्बई हो गया। तो सबसे पहले बम्बई में खोला गया था और 1854 में खोला गया था। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, आपका दिमाग में घुस जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, जब मानसून आता है ना, मानसून आने से पहले जो चीज़ हम लोग बोई करते हैं खेत में जाके, उसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। तो खरीफ फसल में आप लोग याद रखिएगा चावल, कपास और 2 एम है, एम मतलब मूंगफली और मूंग। ठीक है, ये आप हो गया खरीफ फसल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, देखिए इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौती को लिखें। लोकतंत्र का मतलब होता है, देखिए हम लोग का कौन सा व्यवस्था चल रहा है भारत में, वो चल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है, मतलब कि जनता का भी बात सुना जाता है, बोलने का सबको हक है। यानी कि सबके इच्छा के अनुसार, मतलब हमें कोई भी सरकार चुनने का हक है और हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें बोलने का हक दिया जाता है, उसी को लोकतांत्रिक की चुनौती। तो चुनौती में क्या बोल रहा है? देखिए पहला पॉइंट में बोला, लोकतंत्र वास्तविक रूप से कायम रखने के लिए मजबूत करने की एक चुनौती है। इसको लोकतंत्र को वास्तविक रूप से कायम रखने के लिए क्या मजबूत चुनौती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्गों और समूह इलाकों को विस्तार चुनौती, यानी कि सभी वर्ग और समूहों को समान दर्जा दिया जाता है यहाँ पे। बस इसमें यही लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखिए समवर्ती सूची, आपको देखिए सूची पहले बता देते हैं। सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संघ सूची। तो संघ सूची का मतलब होता है जो केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाने का अधिकार रखता है उसको केंद्र सूची बोलते हैं। यानी कि जिस तरह से नोट छापना, नोट छपाई होता है तो सब केंद्र कर सकता है, जिसमें सिर्फ केंद्र का नियम बनाने का अधिकार हो उसे हम लोग संघ सूची कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है दूसरा होता है राज्य सूची। राज्य सूची होता है उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है, उसे राज्य सूची कहते हैं। और तीसरा था समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में दोनों आता है, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून को मतलब पारित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, राज्य और केंद्र का, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। यह बोला समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो यह देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार को प्राप्त होता है। यानी कि इसमें दोनों प्रकार के राज्य को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों किया जाता है? देखिए मुद्रा पहले जमाना में क्या होता था, जब मुद्रा नहीं था तो वस्तु को बदले में वस्तु दिया जाता था, तो उसको वस्तु का विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी कि किसी को जूता का जरूरत है, अब आपको बेल्ट का जरूरत है, दोनों को इच्छा के अनुसार अगर आदान प्रदान हो जाता है तो समझिए कि वो विनिमय, वस्तु का विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो पहले में बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता था, उसमें दोहरा संयोग भी कभी कभी करना पड़ जाता था। जैसे आपको जूता का जरूरत है, अगला को पर बेल्ट का जरूरत नहीं है, उसको चावल का जरूरत है, तो आपसे चेंज करके फिर कोई दूसरा ग्राहक खोजता था, फिर उससे जाकर बदली करता था, तो उसमें दोहरा संयोग करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा कठिनाई होता था वस्तु का विनिमय प्रणाली में, पहले बहुत ज़्यादा कठिनाई वगैरह करना पड़ता था। उसमें बहुत सारे दोष होते थे, जैसे कि अगर बेल्ट कम दाम का है, जूता बहुत ज़्यादा दाम का, तो उसमें पैसा का भी तौल मोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। और अगर सामान खराब निकल गया तो वापस करने भी 1 महीना 2 महीना बाद आता था, मुझे खराब चीज़ मिल गया है, हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। मान लीजिए एक गाय की जगह, मान लीजिए एक बकरी की जगह 25 मुर्गियाँ, इस तरह से आप लोग विनिमय प्रणाली का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा मुद्रा को ही विनिमय का माध्यम क्यों माना गया? इसलिए माना गया है ये विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वस्तु से तोल मोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर 10 का नोट है तो 10 का ही सामान मिल जाता है और आप धन से कोई भी चीज़ खरीद कर घर ला सकते हैं। इसके लिए किसी को इच्छा के अनुसार नहीं है कि यह व्यक्ति के पास ये चीज़ है वो चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएंगे। विनिमय
मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा बदलने की में आसानी होती है, किसी प्रकार की वस्तु की सेवा विनिमय में संभव होता है। इसमें आवश्यक है दोहरे संयोग की जरूरत नहीं होती, इसमें दोहरा संयोग करना नहीं पड़ता, दोबारा आदमी को खोजना नहीं कि हमको ये चीज़ लेने का मन नहीं है तो दोबारा दूसरे जगह से लेकर फिर दूसरा जगह चेंज करना पड़े। ठीक है मेरे दोस्त, तो जिस तरह से हम आपको समझा दे रहे हैं बस दिमाग में घुसा लीजिए और इसी तरह से वहाँ पे बैठा के लिखना है। अब आपको नहीं भी आता है फिर भी आप कॉपी फिल करके आइएगा, क्योंकि हम फिल करने के लिए भी बता देंगे और थोड़ा सा अगर आप लोग सुन लीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था आप लोग को बता दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है, बोल रहा विदेशी निवेश क्या है। विदेशी निवेश मीन्स होता है कि विदेश में कोई चीज़ अगर निवेश करते हैं हम लोग, निवेश में क्या होता है खर्च करते हैं, तो देखिए बोल रहा है विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों को खरीद व्यय की कई मुद्री। मतलब बोला विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है वो संपत्ति के लिए भूमि, मशीन वगैरह आके दूसरे देश में जाके खरीदता है ना, तो उसमें जो खर्च लगता है, पैसा लगता है, उसी को हम लोग विदेशी निवेश करते हैं। विदेश में आके पैसा खर्च किया ना तो उसी हम लोग क्या कहते हैं विदेशी निवेश। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। तो बोल रहा है असहयोग आंदोलन जो होता है, असहयोग आंदोलन का मतलब ये था, मतलब कि अंग्रेजों को सहयोग करना नहीं है, ये गांधी जी ने चलाया था। ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था कि अंग्रेजों को कोई भी मदद अब नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस आंदोलन में हुआ क्या था, बोला गया था सबसे पहले ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले ये आंदोलन गांव से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर शहर गया, फिर मध्य वर्ग के बीच में हुआ। मतलब गांधी जी द्वारा बोला गया था कि अंग्रेज का कोई भी वस्तु हो, ठीक है, सब वस्तु को बहिष्कार करना, कोई वस्तु को उसका हम लोग प्रयोग में नहीं लाएंगे ताकि उन लोग को फायदा हो। तो सबसे पहले क्या किया था, जितना भी लोग कार्यालय, दफ्तर, अदालत, स्कूल, मतलब जहाँ जहाँ भी सरकारी कार्यालय में लोग काम करते थे सबको जाने से मना किया और सबको बोले कि अब वहाँ पे आप लोग नौकरी छोड़ दें ताकि उन लोग को कोई सहयोग ना हो। यहाँ तक कि सैलून जहाँ पे बाल दाढ़ी बनाए जाते हैं और धोबी, वो लोग की भी दुकान को बंद करने बोल दिए थे ताकि वो लोग अंग्रेजों का दाढ़ी भी नहीं जाया जा सके और फिर वो लोग का कपड़ा भी धोया नहीं जा सके, यानी किसी तरह का सहयोग नहीं करना है। यहाँ तक ये भी बोला गया था कि अंग्रेजी कपड़ा जितना भी है जो पहनते हैं आप लोग अंग्रेजी कपड़ा, सबका होलिका दहन किया जाए। ठीक है, पर असहयोग आंदोलन हुआ था क्या, असहयोग आंदोलन असफल रह गया। क्यों असफल रहा, इसलिए असफल रहा कि लोग तो जाना बंद कर दिए थे कार्यालय, दफ्तर वगैरह, पर लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था काम करने का, अपना रोजी रोटी चलाने का। इसलिए लास्ट में सबको दोबारा अपना बाल बच्चे के लिए दोबारा जाना ही पड़ गया। ठीक है, और जो भारतीय कपड़ा था, खादी कपड़ा जो भारतीय होता था, भारत में खादी कपड़ा होता था, तो खादी कपड़ा इतना ज़्यादा महंगा था कि गरीबों को खरीदना बस की बात नहीं था। इसलिए असहयोग आंदोलन थोड़ा सा है ना असफल हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बैठा के लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन में आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से हम पढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। गांधी जी असहयोग आंदोलन के योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदोन्नतियों में लौटा दिया जाए, इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए, यानी कि जितना भी सरकारी नौकरी निकालता था अंग्रेज लोग उसको बहिष्कार किया जाए और कोई भी दफ्तर वगैरह नहीं जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग से हिस्से से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों के प्रसिद्ध चुनावों का बहिष्कार किया गया, यानी कि जितना भी दफ्तर था जाना बंद कर दिया और जो वोट वगैरह अंग्रेज लोग होगा उसमें कोई वो वोट भी बहिष्कार कर दिया, उसका चुनाव भी नहीं कोई वोट देगा। ठीक है, तीसरा नंबर बोल रहा विदेशी वस्तुओं को तीसरा पॉइंट बोल रहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकान और पिकेटिंग की गई और विदेशों के कपड़ों की होलिका जलाई गई। ठीक है, व्यापारी विदेशियों में व्यापार में पैसा लगाने में इनकार कर दिया और देश में खादी का प्रचलन बढ़ा। तो देखिए देश में खादी कपड़ा का प्रचलन बढ़ा पर गरीब लोग खादी कपड़ा ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपको समझा दिए, अगर आपको आते हैं तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, नहीं तो आप लोग बैठा के भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 में और पहले विश्व युद्ध के समय में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। देखिए कोई भी युद्ध होता है तो वहाँ पे कंपनी वगैरह का उत्पादन बढ़ जाता है, कंपनी वगैरह का उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंपनी बढ़ने का मीन्स ये हो गया, जैसे कि अगर लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, लड़ाई में सबसे ज़्यादा हथियार का प्रयोग किया जाता है, बम, गोली, तलवार, ये सब का यूज होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, उद्योगों का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बैठा के ले सकते हैं। देखिए सोशल में करना क्या है, खास करके हिस्ट्री में तिल का ताड़ कर देना, यानी कि थोड़ा सा भी आपको हिंट्स मिल गया ना तो पूरा लिख डालिए, कॉपी के तो छोड़िएगा नहीं, तुम खाली छोड़िएगा नहीं। यहाँ देखिए हुआ था क्या पहले प्रथम विश्व युद्ध में, यहाँ देखिए
पहला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन उलझ गया था, सारा ध्यान बचाव में लग गया था। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों के पनपने का शुभ अवसर मिल गया। देखिए पहला विश्व युद्ध हुआ था तो जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड वो उलझ गया था, अपना बचाव करने के लिए उलझ गया था, जिस कारण से वो भारत पर आके कोई कंपनी वगैरह चलाना छोड़ दिया था। तो भारत लोग को क्या हो गया, भारत लोग को फायदा हो गया और भारत का जो कंपनी था वो अपना भारत में चलाने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ दूसरा में, इंग्लैंड सभी कारखानों निर्यात के विभिन्न चीज़ों को बजाय सैनिक सामग्री का निर्माण लग गए। अब भारतीय उद्योगों को एक विशाल विदेशी बाजार मिल गया, यानी कि वो भी जो चीज़ मंगवाने लगा वो भारत से ही मंगवाने लगा। तो भारत के पास क्या हो गया, पूर्ति बढ़ाना पड़ गया और यहाँ पे विदेशी देसी बाजार उसको मिल गया। ठीक है, वहाँ पे बेचने लगा। तीसरा में देखिए हम, देसी बाजार मिलने के बाद अतिरिक्त उद्योगों में सरकार द्वारा फौज, वर्दी, बूट आदि बनाने को मिल गया, जिससे कि भारतीय उद्योग में प्रगति होगी। देखिए देसी बाजार मिलने से क्या हो गया, भारत में देखिए लड़ाई कीजिएगा, विश्व युद्ध कीजिएगा तो उसमें क्या वर्दी हो गया, जूता हो गया, बूट हो गया, ये सब बनाने के लिए उसको ऑर्डर मिल गया, जिस कारण से भारत का क्या हो गया, प्रगति में आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप लोग इसको बैठाकर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, यानी कि नया जो बार बार बन सकता है उसको हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं, यानी कि जो समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको आप लोग लिखिएगा ऐसे, वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में आपका जल हो गया, यानी कि पानी, पानी कभी समाप्त नहीं हो सकता है, उसका बार बार यूज कर सकते हैं। पानी हो गया, हवा हो गया, पेड़ हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। ये तीनों याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन है। अब बोलेगा अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वो आपका अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन जो एक दिन समाप्त हो सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन आसानी से मिल जाता है और अनवीकरणीय संसाधन बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर आपको अंतर देगा तो अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं या फिर दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। आपको पढ़ के सुना देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, जिनकी पूर्ति प्राकृतिक रूप से पुनः कर दी जाती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, पेड़ पौधे, वायु। ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है तथा जिनकी समाप्ति प्राकृतिक पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय और ये। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज के कैसे उपयोगी करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना दबाव समूह होता है क्या है। दबाव मतलब क्या होता है, किसी पे दबाव बनाना, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, एक तरह का दबाव ही है। तो दबाव समूह यानी कि समूह में मिलकर कोई चीज़ पे अगर दबाव डाला जाता है तो उसको दबाव समूह कहते हैं। तो इसको देखिए बैठाना क्या, देखिए दबाव समूह एक ऐसा है, मतलब कि हमको कोई भी चीज़ चाहिए, सरकार से अगर कोई भी चीज़ हमको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनशन पे बैठेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने के बाद सब कोई मिल के सरकार को अपना बात मनवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब मिलकर सामूहिक दबाव उस पर डालते हैं। तो क्या करता है, लास्ट में सरकार को हम लोग को बात को मानना पड़ता है। ठीक है, मानना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। यहाँ देखिए बैठा के लिखना क्या, कैसे बैठाना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे विभिन्न दबाव समूह सरकार के नागरिकों कठिनाइयों आवश्यकताओं को अवगत कराते हैं। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह विरोध प्रतिरोध से सरकार को पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। तो दबाव समूह हम लोग जब करते हैं सब मिलके, देखिएगा विभिन्न प्रतिरोध और विरोध से पता चलता है सरकार को कि जनता क्या चाहती है। तो इसको दबाव समूह द्वारा ही पता चलता है कि जनता क्या चाह रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या, दबाव समूह के विभिन्न प्रकार के दबावों के संतुलन बनाए रखते हैं। यदि एक दबाव समूह अपनी बात मनवाने पर सरकार अनुचित दबाव डालता है तो बाकी समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देता है। यानी कि बोल रहा है कि एक दबाव समूह है जो ना अगर दबाव डालता है तो बाकी समूह क्या करता है, उसे दबाव को विफल कर देता है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 बोला, सभी प्रकार के कुछ व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आती है तो दबाव समूह सरकार इस अनुचित दबाव से मुक्त कराती है। इस प्रकार के दबाव समूह सरकार को कामकाज में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यानी कि कहना यह है कि देखो दबाव समूह जब कर रहे हैं तो कुछ मजबूत लोग भी साथ में अगर रहेगा तो सरकार जल्दी मान जाएंगे बात को। लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रकार दबाव समूह गतिविधियों को लोकतंत्र से सुदृढ़ होता है। आम जन को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, सरकार उनकी मांगों को उचित कार्रवाई करते हैं। यानी कि दबाव समूह में क्या होता है, हम लोग को अपने भावनाओं को, यानी कि जितना भी जनता है, जनता को भावनाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है और इससे क्या होता है, सरकार मांगों पर उचित कार्रवाई कर देता है। यानी कि वो लोग मान जाता है दबाव समूह द्वारा। तो दबाव समूह को आप लोग बैठा के इस तरह से समझ के आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप वहाँ पे बैठा के लिख पाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अच्छे से समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो आप लोग को बता देते हैं, श्रीलंका में है ना, श्रीलंका में 2 प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, श्रीलंका में 2 जाति, देखिए श्रीलंका में 2 जाति पाए जाते हैं। पहला है सिंहलियाँ, एक नंबर पर सिंहलियाँ जाति पाए जाते हैं और दूसरा नंबर पर है तामिल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, सिंहलियाँ लोग को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, तामिल का उतना वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, दोनों में असमानता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सिंहलियाँ का वैल्यू दिया गया है क्योंकि सिंहलियाँ लोग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए श्रीलंका की आबादी करीब 2 करोड़ है। ठीक है,
कई जातीय समूह के लोग वहाँ पे सबसे प्रमुख सामाजिक सहेलियाँ जिनकी आबादी कुल 74% है। तो सहेलियाँ की आबादी कितना वहाँ पे 74% है। ठीक है, तामिल के 2 समूह हैं। तामिल में कुल जनसंख्या 13% है और बाकी हिंदुस्तानी जो तामिल है शासन बगानों एवं काम करने वाले भारत में लाए गए संतान तामिल को आबादी मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। अधिकतर सहेलियाँ भाषी लोग बौद्ध है, जो सहेलियाँ बोलता है वो बौद्ध धर्म का है, जो तामिल बोलता है वो हिंदू है और कुछ मुसलमान भी श्रीलंका की आबादी है और ईसाई धर्म वहाँ पे 7% है। सहेलियाँ और तामिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, वहाँ पर दोनों भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका में आप लोग याद रखिए, श्रीलंका की जब भी जाति बोलेगा तो आप लोग याद रखिएगा वहाँ पे सहेलियाँ और तामिल भाषा 2 भाषा बोला जाता है। जो सहेलियाँ है वो बौद्ध धर्म को मानता है और जो तामिल है वो हिंदू धर्म को मानता है। ठीक है, इस तरह से आप श्रीलंका के बारे में बैठाकर लिख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। देखिए ऋण मतलब लोन होता है। ऋण मतलब क्या होता है? लोन। ठीक है, ऋण मतलब होता है लोन। तो लोन बोल रहा है, तो लोन जो हम लोग लेते हैं जाके, लोन कहाँ लेते हैं? बैंक से लेते हैं। तो बैंक में लोन लेने के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, तो ये लोग अपने से बैठा के लिखना है। लोन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ के, देखिए लोन के लिए सबसे पहले आप लोग बैंक जाइएगा, बैंक में पता कीजिएगा कि किस ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। और जब ब्याज लीजिएगा, जो भी ब्याज पे वो देगा, तो सबसे पहले बैंक वाला क्या करेगा, आप लोग को बोलेगा एक गारंटर दीजिए, क्योंकि आप गरीब है। और गरीब इंसान अगर लोन ले लेता है तो उसको क्या होगा, वो चुकाएगा कहाँ से, वो वसूलेगा कहाँ से, तो वो गारंटर से लेता है। अगर आपके पास गारंटर नहीं है तो आप घर दिखाकर, बाइक दिखाकर, कुछ भी ऐसा जो संपत्ति हो जो ऋण लेना चाह रहे हैं, उससे कुछ अधिक दाम का आपके पास सामान है तो भी ऋण देने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन कौन सा सामान लगता है आपको यहाँ पे बता देते हैं ऋण लेने के लिए। तो देखिए आप लोग पॉइंट वाइज याद रखिए। पहला है ब्याज दर। तो सबसे पहले ऋण वार्षिक या मासिक ब्याज दर पर निश्चित की जाती है। आपको पहले सबसे पहले बैंक में जाकर पता करना है कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो ऋण किस टाइप का, कैसे चुकाना है, या तो वार्षिक या फिर महीना महीने चुकाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है समर्थक ऋणदार। समर्थक ऋणदार मतलब आप ऋण ले रहे हैं तो आपका समर्थन में वहाँ पे कौन जाएगा, यानी कि गारंटेड में कौन जाएगा, यानी कोई व्यक्ति ले जा सकते हैं या गवर्नमेंट का व्यक्ति। अगर व्यक्ति नहीं है तो आप अपना घर दिखा सकते हैं, बाइक दिखा सकते हैं, खेत दिखा सकते हैं, ताकि कर्ज लेने वाला व्यक्ति अगर उधार की गारंटी देने में संपत्ति जमानत के रूप में तय करता है, यानी वहाँ जमानत के रूप में आपको संपत्ति रखना होगा। यदि समय पर अंदर ऋण लेने में पैसे नहीं चुकाता, यानी आप पैसा नहीं चुका पाते, तो कर्जदाता है जो समर्थक ऋणदार को बेचकर अपना पैसा वापस कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, यानी कि आपका बाइक को बेचकर जब्त कर आपका पैसा को वो वापस कर लेगा। पॉइंट नंबर तीसरा है आवश्यक कागजात। वहाँ पे कौन कौन से कागजात लेगा, सबसे पहले वहाँ आपको पता करना है। ऋण लेने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के आवश्यक कागजात ऋण देने वाले को देता है। फिर वहाँ पे क्या देता है, भुगतान के तरीके। तो वहाँ पे आपको पता करना भुगतान के तरीका क्या, कैसे भुगतान कीजिएगा। तो भुगतान क्या, एक मुक्त करना या समय समय पर कब करना है, मतलब एक बार में पैसा देना या फिर इंस्टॉलमेंट में देना, ये आपको वहाँ पे पता करना होगा। फिर ऋण की अवधि, तो ऋण दीर्घकालिक है या कम समय का या निश्चित किया जाता है। वहाँ पे आपको बताएगा कि ऋण कैसे जमा करना है, कम समय में करना है कि अधिक साल में करना है। तो इस तरह से ऋण आएगा, तो ऋण आप लोग इस पे है ना बैठाकर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन किन्हीं 3 उद्देश्य को लेकर। तो देखिए एक व्यापार होता है, ये बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन किस लिए बनाया जाएगा, इसलिए ताकि कि सबका विकास हो, अधिकतर देश का क्या होगा, विकास हो। यहाँ पे देखिए पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर तीव्र विकास की सुनिश्चित करना। कोई भी चीज देखिए, व्यापार चीज खुलता है, कोई भी चीज विकास करने के लिए खुलता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन का मेन उद्देश्य था सभी देश को विकास करना। दूसरा पॉइंट लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम को निर्धारित करता है, विभिन्न देशों द्वारा इन नियमों का अनुपालन पर नजर रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पे व्यापार, इस सभी देश पे क्या करता है, नजर रखता है और सब देश इसका अनुपालन करता है। तीसरा पॉइंट है इस संगठन का उद्देश्य विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करता है, इसमें समानता और खुलापन होने का बिना भेदभाव। इसमें क्या होता है, इसमें सब देश को बराबर दर्जा देता है वहाँ पे व्यापार संगठन में, जहाँ पे भी ये स्थापना किया गया हुआ, और सबको खुलापन है, किसी पे कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, सब देश को उतना ही वैल्यू यहाँ पे मिलता है WTO में। तो बस इसको आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 17 इंपॉर्टेंट है, पूरा एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका, इसका विवेचना करें। देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होता है। बिना मुद्रा का कोई देश, मतलब कि बिना मुद्रा का कोई देश विकास कर ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बैठा के बता देते हैं किस तरह से आपको इसमें लिखना है। यहाँ देखिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुख्य कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं को विनिमय का व्यवहार के रूप में सरल बनाना है। देखिए बोला मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें सबसे पहले क्या होता है, विनिमय का एक सबसे बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, खरीद बिक्री का एक सरल माध्यम के रूप में कार्य करना, व्यापारिक गतिविधियों संचालन के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का निर्धारण करना, और यह मुद्रा द्वारा ही होता है। ठीक है, मजदूरी पेंशन आदि भुगतान समय के बाद होता है। इस तरह से आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का माध्यम से स्थगित भुगतान होता है, विश्वसनीय तरीके से होता है। यह अर्थव्यवस्था का स्थिति को लोगों को क्रय शक्ति तथा प्रति आय से मालूम होता है। इसके आकलन मुद्रा के प्रमुख भूमिका होती है। तो देखिए मुद्रा के बारे में थोड़ा सा बैठा के इसमें लिख देना है। देखिए अपने भाषा में लिखिएगा, किताबी भाषा में।
मुद्रा मुद्रा है जो अर्थव्यवस्था और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तुओं को सेवाओं को आदान प्रदान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मुद्रा से आप कोई भी चीज़ मौद्रिक मूल्य निर्धारित करना आवश्यक होता है। मौद्रिक मूल्य भी आप आराम से निर्धारित कर सकते हैं, कौन वस्तु कितना में खरीदना है। ठीक है, इस तरह से अर्थव्यवस्था मुद्रा द्वारा सुधारा जा सकता है। इसमें मुद्रा के बारे में थोड़ा सा बैठा के आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है। तो जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की बर्बादी, यानी कि पानी के जो हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता। इसको देखिए लिखेंगे कैसे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, अत्यधिक जल का दुरुपयोग जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि दुरुपयोग करना जल दुर्लभता कहलाता है। बहुत ज़्यादा जल जो हम लोग बर्बाद कर रहे हो क्या कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है। आजकल क्या हो रहा है, शहरीकरण में आप लोग देखे होंगे पूरे शहर में देखते हैं चापानल और क्या बोलता है बोरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, पानी का लेयर स्तर नीचे चला गया है। उससे भी क्या हो रहा है, जल दुर्लभता बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हम लोग कर देते हैं। कूड़ा करकट जो भी चीज़ होता है क्या करते हैं हम लोग जाके नदी वगैरह में फेंक देते हैं। ठीक है, और जो कंपनी वगैरह कारखाना उगाना होता है नदी में ही अपना जहरीला लिक्विड को बहा देते हैं, जिस कारण से भी जल दुर्लभता हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जल दुर्लभता बहुत सारे कारण से हो रहा है। ठीक है, तो अपने से बैठा के लिख दिया, जल दुर्लभता का मतलब समझ लेते, जो जल का बर्बादी करते हैं उसी को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, और देखिए जल दुर्लभता बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। जल दुर्लभता में कैसे हम लोग को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं। पानी को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका पानी बचाने का है, संरचना करने का है, बांध बनाकर। आप बांध बनाइए तो आप पानी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, चाहे खेत पटा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कुआं बनाकर, तालाब बनाकर, बावलियां बनाकर। और राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में क्या करता है, जमीन में खुदाई करा के टंकी बना देता है और छत से उसे जोड़ देता है और वहाँ पे पानी स्टोर करके वहाँ पे उपयोग करता है। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोग जल को बचा सकते हैं। इसे आप लोग बैठा कर लिख सकते हैं आराम से। यहाँ देखिए पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाएंगे, यहाँ देखिए पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाएंगे। पानी पानी अद्यापि प्राकृतिक असमाप्त होने वाला उपहार है। पानी कभी समाप्त नहीं होगा, पर पीने योग्य 2% ही पानी है। ठीक है, फिर भी आसमान वितरण, अत्यधिक मांग और दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी का बर्बादी हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जल का स्तर नीचे जा रहा है, जल दुर्लभता हो जा रहा है। ठीक है, होता जा रहा है। उपयोग में लाने में योग्य जल की मात्रा सीमित है, जो पीने वाला जल वो सीमित है। जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, जल का दुरुपयोग के कारण जल की कमी की समस्या पैदा हो रही है। पानी की कमी समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। पानी की समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। यहाँ देखिए जल के मतलब जल को संरक्षण करने के कई नियम है। तो पहला देखिए क्या, वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं, वर्षा का जल होता है उसको जमा कर सकते हैं कहाँ पे, कुआं, झील, तालाब, बांध, बबलियां आदि को अपनाकर। ठीक है, जल संरचना का ये भंडारण है। दूसरा पॉइंट है जल संभरण की तकनीकों को अपनाएं, यानी कि बचाने का कोई भी तरीका लगाएं। ठीक है, तीसरा है नदियों पर बांध, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाएं, और इससे वर्षा का जल बहकर समुद्र में जाने से रुकता है और भूभाग आवश्यकता के लिए जल संरक्षित होता है। चौथा बोल रहा है भूमिगत जल में वृद्धि करना। शहरों में आज जल की स्तर तेजी से घटता जा रहा है। शहर में क्या हो रहा है, बोरिंग वगैरह कर रहा है, पूरा घट रहा है। छत वर्षा जल संग्रहण का उपयोग, भूमिगत जल में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, पांचवा है क्षेत्र के विशेष जल संसाधन विकास, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना ताकि जल का दुरुपयोग एवं बर्बादी पर रोकना है। यानी कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सबको जागरूक भी करना है कि जल बर्बाद ना करें। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन 4 या 5 दिए, उसमें से 3 ही बनाना है। तो आप लोग अगर 3 पहले बना लिए तो क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बनाइएगा। पर आपको हम ये बता देते हैं कि 5 सेट है, पाँचों सेट का ये मानचित्र वाला याद करके चल जाइए। अगर आपका नसीब सही रहा तो पाँचों में से एक आ जाएगा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। 5 नंबर छोटा छोटा चीज़ लिखना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग दिमाग में होगा। नीचे साइड में क्या है, साउथ पड़ता है। ठीक है, तो साउथ में क्या होगा, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु एक तो याद हो गया, नीचे पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हजारीबाग यहाँ पे पड़ रहा है 2 नंबर में, झारखंड तरफ क्या है हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या, लोह ऐसे यहीं पे बगल में है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में क्या, विशाखापट्टनम है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में बेंगलुरु बता दिए। इस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेट 2 की ओर। इसी तरह से सारा सेट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम सेट 2 की ओर आते हैं। देखिए सेट 2 का जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्का कौन थे। तो देखिए बिस्मार्का कौन थे, यहाँ पे पढ़ देते हैं। बिस्मार्का प्रशा का एक चांसलर था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में अत्यधिक वो, देखिए बिस्मार्का क्या किया था, वो है ना एक चांसलर था, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, यानी कि जर्मनी को जब मिलाया जा रहा था, तो उसका सबसे बड़ा भूमिका था। उन्होंने क्या किया था, खून और खगड़ की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सत्ता की हिस्सेदारी से आप क्या समझते हैं। जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के समूह अथवा वर्गों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसे सत्ता की हिस्सेदारी कहते हैं। सत्ता की हिस्सेदारी मतलब क्या होता है, जैसे सत्ता चलाने के लिए अगर आप साझेदारी किसी के साथ कर रहे हैं, यानी कि जब सामूहिक वर्गों यानी कि सब मिल के
सामूहिक वर्गों से प्रतिनिधित्व मिलता है किसी को, समाज को, तो उसको क्या बोलते हैं, सत्ता की हिस्सेदारी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। लैंगिक मतलब क्या होता है, एक लिंग अनुपात होता है ना, लड़का पे कितना लड़की है, उसी तरह से बोल रहा है सामाजिक भूमिकाओं, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक अवधारणाओं पर आधारित महिलाओं के पुरुष के समक्ष नहीं मानने की लैंगिक असमानता कहलाता है। यानी कि पुरुष महिलाओं को पुरुष के समक्ष नहीं मानने वाले लैंगिक समानता को क्या असमानता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है आयु के आधार पर जलोढ़ मुद्रा बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5 आयु के आधार पर जलोढ़ मुद्राएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिए जलोढ़ मुद्राएं 2 प्रकार के होते हैं। तो कैसे याद रखिएगा, 2 तरह के, तो पुराना जलोढ़ मुद्रा हो एक पुराना जलोढ़ मृदा होता है, एक नया जलोढ़ मृदा होता है। तो पुराना को याद रखिएगा, पुराना को हम लोग बांगर कहते हैं और नया वाला को खादर कहते हैं। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, मोहल्ला में बेचने वाला आता है ना, टूटा फूटा भांगर, बांगर बोलता है, बांगर जो भी चीज़ बेचने आता है टूटा फूटा लेने वाला है तो लोग बांगर बांगर बोलता है। तो बांगर पुराना चीज़ लेने आता है तो पुराना वाला को बांगर याद रखेगा और नया वाला को खादर याद रखेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है जल दुर्लभता क्या है, तो जल दुर्लभता अभी जस्ट बताएं, इसको करना नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए प्रति व्यक्ति आय वो होता है जितना भी भारत में जनसंख्या है, ठीक है, जितना भी भारत में जनसंख्या है, अब भारत में जितना भी इनकम होता है, इनकम को जनसंख्या से जब हम लोग भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आता है, या तो औसत आय इसको भी बोलते हैं। उसी चीज़ को हम लोग को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी देश की कुल आय की जनसंख्या भाग देने पर प्राप्त व्यक्तियों की आय की औसत आय कहलाता है। यानी कि भारत का कुल जनसंख्या नीचे, नंबर ऑफ आदमी नीचे रहेगा और पैसा किधर रहेगा, अमाउंट ऊपर रहेगा भारत का, A/N आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को बोल रहा मुद्रा को परिभाषित करें। तो मुद्रा को परिभाषित करें, मुद्रा मतलब पैसा। पैसा क्या, तो पैसा एक ऐसा चीज़ जिसको हम लोग जमा करके रख सकते हैं, उससे कोई भी सामान हम लोग खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ पैसा का हम लोग कर सकते हैं। उसमें एक शक्ति होता है, कानूनी मान्यता प्राप्त होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, ये मुद्रा होता है। बैठा कर इसको लिखिएगा, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय का माध्यम हो, विनिमय का माध्यम लेन देन आसानी से किया जा सके। ठीक है, मूल्य के समान मापक धन हो, मूल्य के समान मापक धन, जैसे 10 रुपये का मूल्य है तो 10 का नोट देंगे साधन के रूप में, अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में भविष्य में भी दे सकते हैं। कानून से मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त हो, मुद्रा कहा जाती है। जो कानून से उसको शक्ति प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं। समान स्फीति मुद्रा का एक प्रधान गुण है। ठीक है, तो मुद्रा इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। महामंदी का मतलब मंदी नहीं बोलता मेरा दुकान बहुत मंदी चल रहा, मंदी का मतलब होता है बहुत बंदी। ठीक है, तो महामंदी का मतलब हो गया भूखमरी। भूखमरी तो भारत में भूखमरी कब आया, महामंदी का मतलब होता है भूखमरी। तो देखिए भूखमरी कब हुआ था आपको यहाँ पे बता देते हैं। महामंदी की शुरुआत 1929 में हुआ था। महामंदी कब स्टार्ट हुआ था, 1929 में होता है। यह संकट 30 के दशक के मध्य का बना रहा। यह महायुद्ध के बीच का समय था। कब था, जब महायुद्ध हो रहा था ना, उसका समय था। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता के रूप में उभरा। पहला जो महायुद्ध हुआ था, अमेरिका पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। पूंजी उत्पादन और उपभोग पूंजी तथा देश से बाहर प्रवाह के कारण इसी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न आ गई। यानी कि बाहर से उत्पादन लाने लगा और भेजने लगा, बाहर से उत्पादन खरीदने के कारण क्या हो गया, इसके अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया। ठीक है, जैसे ही उछाल खत्म हुआ तो कृषि उत्पादन दाम नीचे आ गया। जैसे देखिए वहाँ पे जितना भी कृषि था, अब वहाँ भूखमरी हो रहा था, सबको कम दाम पे खाना तो देना ही पड़ेगा, जिस कारण से क्या हो गया, जितना भी किसान था वो लोग भी घाटे में चला गया, उन लोग भी कर्ज से फंस गया। ठीक है, किसान भारी घाटे के कर्ज में डूब गया। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी बैंकिंग व्यवस्था धाराशायी होगी, यहाँ तक बैंक का भी वहाँ सारा धाराशायी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो बड़े पैमाने पर यूएसए की पूंजी पर निर्भर थी, अस्त व्यस्त हो गया। एक यूएसए वहाँ पे था जो वही लास्ट में मदद करता था, वो भी अस्त व्यस्त हो गया, जिसका सारा संसार आर्थिक महामंदी के दौर से शुरू हो गया। इस प्रकार कृषि अति उत्पादन और विश्व बाजार यूएसए के निवेश हट जाने से महामंदी पूरी दुनिया में फैल गई। ठीक है, तो महामंदी कब हुआ था आप लोग याद रखिएगा, महामंदी 1929 में हुआ था। उस समय हुआ क्या था, ये 30 का दशक का बात है, जब 2 महायुद्ध हो रहा था, 2 महायुद्धों के बीच का ये बात है। उस वक्त क्या हुआ था, अमेरिका कर्जदाता के रूप में वो उभर गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, तो पूंजी करने के लिए बाहर से सामान ला रहे थे, तो कर्जदाता के रूप में उभर गया। और वहाँ का जो किसान था कम दामों पे सामान बेचने लगा, जिस कारण से क्या हो गया, वो लोग भी कर्ज में डूब गया। वहाँ एक यूएसए बैंक वगैरह था, सारा चीज़ क्या हो गया, धाराशायी हो गया, जिस कारण से पूरा अमेरिका में महामंदी फैल गया। इस तरह से आप इसको बैठाकर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता और उसके अलग विशेषता में बताएं। तो देखिए भारत का बेल्जियम व्यवस्था जो मिलती जुलती क्या, देखिए भारत और बेल्जियम दोनों देशों में शासन की शक्तियां विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच किया गया। दोनों देश में राज्य और केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता। देखिए बोल रहा दोनों देश में सेम चीज़ क्या मिलता जुलता है, यही चीज़ मिलता है। भारत और बेल्जियम में क्या मिलता जुलता है, दोनों जगह पर जो है ना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करता है। में अलग क्या है ये बताना है। तो देखिए भारत और बेल्जियम में अलग क्या है, बेल्जियम में देखिए फ्रेंच और डच भाषा को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। वहाँ 2 ही भाषा चलता है, फ्रेंच और डच। बेल्जियम में फ्रेंच और डच चलता है और दोनों को समान दर्जा दिया गया। जब कई तरह के भाषाएं जबकि भारत में कई तरह की भाषा चलती है जिसको समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यहाँ देखिए
बेल्जियम में फ्रेंच डच भाषा के बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। कानून निर्माण में दोनों भाषाओं को प्रतिनिधित्व की सहमति आवश्यक है। इसके विपरीत भारत में भाषा को प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया गया, यानी भारत में कोई भी आधार नहीं बनाया गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है। श्रीलंका और बेल्जियम में दोनों में जाति के बारे में पूछता है, तो आप लोग लिख सकते हैं, अभी जस्ट पढ़े, श्रीलंका में सिहलियाँ जाति होती है जिसका ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है, और दूसरा क्या, तामिल होते हैं। तो सिहलियाँ वाला बौद्ध धर्म को मानता है और तामिल वाला हिंदू धर्म को मानता है। उसी तरह से बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में उसके विपरीत है। बेल्जियम में क्या है, किसी को ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो बेल्जियम में बोलेगा तो बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 11 देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा जो पानी से बह जाता है उसको रोकना, मृदा को कटाई को रोकना, मृदा मैंने मिट्टी। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में क्या करेंगे, सबसे पहले सीढ़ी नुमा कृषि करना चाहिए। अगर आप लोग खेती सीढ़ी बना कर कीजिएगा, प्लॉट बाय प्लॉट सीढ़ी बनाकर अगर वहाँ पे खेती करता है, छोटा छोटा प्लॉट बनाकर, तो उसमें क्या होता है, पानी बहने का आशा कम होता है, यानी कि पानी नहीं बहेगा, फसल बच सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, खेत के चारों ओर घास और छोटे पौधे लगाते हैं। खेत के किनारे किनारे क्या लगाते हैं, छोटे पौधे और घास लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि बारिश का पानी हो तो छोटे छोटे पौधे क्या करेंगे, उसका जड़ है ना मिट्टी को पकड़ के रखेगा। ठीक है, और वहाँ पे देखिए अगर पेड़ लगाएं तो वहाँ पे हमेशा देखते रहना चाहिए कि कुछ जानवर आके वहाँ पे चर नहीं रहा है, तो अगर चर जाएगा, अगर खा जाएगा पेड़ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ी भागों में पशुओं को चराई पर रोक लगा देना चाहिए था। फिर पशुओं पर क्या लगाना चाहिए था, रोक लगा देना चाहिए था। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर प्रवाह रोकने का प्रयास करना चाहिए, वहाँ पे बांध बनाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलता तृतीय क्षेत्र अन्य विभिन्न क्षेत्रों से कैसे उदाहरण है। तो आप लोग बता देते हैं, पहला क्षेत्र में जो आता है वो है कृषि, यानी कि जो खेती बाड़ी करते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम लोग पहला क्षेत्र बोलते हैं। अब पहला क्षेत्र से जो चीज़ प्राप्त हुआ उसको कंपनी में हम लोग जाके रिफ्रेश करते हैं, जैसे गन्ना काट के लाएं उसको हम लोग चीनी बनाएं, तो चीनी जो बनाए वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र होता है, मतलब उसको जहां ले जाके रखा जाता है, जैसे भंडार हो गया, वो हो गया तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो आपको पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र तीनों आपको समझा दिए। यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, उदाहरण के सहित लेके बोला है। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अन्य भिन्न है। अन्य क्षेत्रों में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बाकी दो उसमें क्या होता है, वस्तु का उत्पादन होता है। दूसरा वाला में कंपनी से उत्पादन होता है, पहला वाला में प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है। वहाँ तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है। जहाँ पे सेवा होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। सेवा मतलब बैंकिंग हो गया सेवा। ठीक है, चीनी हम लोग बना के भंडार में रखे, उस सेवा देने के लिए रखे, यानी कि जितना भी सेवा वाला चीज होता है वो सब तृतीय क्षेत्र में आता है। पुलिस हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, जैसे कि गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र हो गया। गन्ना का उत्पादन करना क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उदाहरण बहुत एकदम इजी उदाहरण, इसी को याद रखिएगा। गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र हो गया, कंपनी में जाके अंतर्गत आता है। और चीनी को भंडारण विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना और फसल के उत्पादन के लिए ऋण व्यवस्था तृतीय क्षेत्र है, यानी कि चीनी से जो कमाई वगैरह जो सेवा हुआ सब चीज देता है वो तृतीय क्षेत्र है। इस तरह से आप इसको बैठाकर लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा मुद्राओं आवश्यकताओं का दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार को सुलझाता है। देखिए आपको पहले भी बता दिया था दोहरा संयोग क्या होता है। कोई भी लेन देन हम किसी से कोई भी सामान कर रहे हैं विनिमय की प्रणाली में, अगर उसे दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि इच्छा नहीं रहता उसको लेने का फिर भी करना पड़ता है, तो दो बार एक्सचेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उसको हम लोग दोहरा संयोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या, वस्तु के विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु का मूल्य भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता है जिसकी आवश्यकता दोहरे संयोग का होना आवश्यक था। अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु होना चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अगर दो वस्तु अगर एक दोनों को आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो दोहरा संयोग नहीं होगा, अगर नहीं है तो दोहरा संयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग याद संभव नहीं होता है, कठिन आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है, इस तरह से आप अपने मन से बैठाइएगा, एक व्यक्ति के पास गेहूं है, वह कपड़ा खरीदना चाहता है, और दूसरे व्यक्ति के पास जूता है और वह चावल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं हो सकता। इस समय क्या होगा, दोहरा संयोग करना पड़ेगा। आप अपने से बैठा लीजिएगा कि आपके पास जूता है तो अगले के पास बेल्ट है। ठीक है, पर वो आपसे जूता लेना चाहता है पर उसको बेल्ट नहीं चाहिए, उसको चावल चाहिए। तो तीसरा को क्या चाहिए, तो मान लीजिए उसको चावल बेचना है। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से मतलब दो बार दोहरा संयोग करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुद्रा का प्रयोग इस समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं हो वह बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े भी खरीद सकता है। देखिए मुद्रा आने से क्या हो गया, सारा समाधान खत्म हो गया। आपके पास मुद्रा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाकर कुछ भी आप खरीद सकते हैं। इस तरह से मुद्रा को आवश्यकता दोहरा संयोग होता है। तो मुद्रा वाला जब भी दोहरा संयोग देगा तो आप लोग बैठाकर लिख दीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की गेहूं खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का उत्पादक राज्य का वर्णन करें, यानी कि गेहूं किस तरह से पैदा होता है आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो आप में थोड़ा थोड़ा चीज़ देखिए, ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको याद रखना है। जैसे तापमान, आप लोग याद क्या रखिएगा, तापमान कितना डिग्री तापमान वहाँ पे चाहिए। तो देखिए गेहूं के एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, उसको 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए ठंडा में, यानी कि गेहूं होगा। देखिए वर्षा कितना चाहिए, आप लोग 75 भी याद रख सकते हैं, या तो 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक है, गेहूं की खेती की सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती है, इतना वर्षा चाहिए। मिट्टी कैसा चाहिए, तो देखिए आटा इतना ज़्यादा महंगा हो गया, आप किसी को अगर रोटी बांटते
तो मान लीजिए आपका मम्मी बोल दिया दो मत, उसको रोटी मत दो, यानी कि दो मत, तो दो मत से आप लोग क्या याद रहेगा, डोमट मिट्टी, क्या याद रखेगा, डोमट मिट्टी, डोमट मिट्टी, ये ट्रिक हो गया। मिट्टी प्राप्त में नमी और ठंडा मौसम गेहूं फसल के लिए जरूरी होते हैं। अन्न, देखिए गेहूं फसल के पकते समय बदल रहित अवकाश में होता है। अन्न, अन्न कब होता है, अनाज होता है कब, जब बादल नहीं रहता, बादल रहित अवकाश में होता है, ठीक है, आकाश में होता है। गेहूं का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, देखिए उत्तर प्रदेश हमेशा मारेगा क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, लगभग उत्तर प्रदेश में सब चीज होता है, उत्तर प्रदेश मारिएगा, ठीक है। आप पंजाब मारेगा तो हरियाणा भी मारेगा, पंजाब हरियाणा दोनों भाई जैसा है, ठीक है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश इधर याद रखिएगा, तो तीन को तो हमेशा याद रहेगा, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा, ठीक है। इस तरह से मतलब गेहूं का खेती की जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। मेरा तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मानचित्र पांचों आप लोग कर लीजिएगा। अगर उधर बना दे रहा तो मानचित्र बनाना नहीं है। तो एक नंबर में बोल रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोएडा है, ठीक है। और दो नंबर में क्या है, इधर बोकारो है, झारखंड पड़ता तो बोकारो है। भिलाई कहाँ पे, भिलाई 3 नंबर पे है, झारखंड के बगल में, ठीक है। 4 नंबर में मुंबई है, और 5 में क्या, 5 में बेंगलुरु है, नीचे रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह से आपका सेट 2 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने का तरीका बता दिए किस तरह से आप लोग एकदम समझ समझ के पढ़ के जाइएगा। हम आगे का सेट में सिर्फ टिक लगा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और आप लोग को समय भी उतना नहीं है। हम सिर्फ टिक मार देंगे, आप लोग अपना गेस्ट पेपर में टिक लगा के वो सब पढ़ लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट हम इसमें टिक लगा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए आगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यंग इटली क्या थी, इसकी स्थापना किसने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीडर पेस्ट क्या क्या तात्पर्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का क्या अभिप्राय है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका संस्थापक कौन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की 3 नकदी फसलों का नाम लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा की कोई 2 कार्य को लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। अब आगे बताते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रोल्ट एक्ट क्या था, बिना मुकदमे के शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेता था, उसे जेल में बंद कर देता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट है, लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी ग्रामीण इलाकों में उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों पर गतिविधियां किस प्रकार नजर रखती है, यह जरूरी क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, उसे खुलेआम किसकी प्रशंसा के कारण बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की संघीय व्यवस्था को विशेषता का वर्णन करें। संघीय व्यवस्था वही है, समसूची, समवर्ती सूची और क्या था, देखिए संघीय व्यवस्था में वही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों भी दे सकता है आपको, तीनों पहले भी बता दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नंबर, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट। इस टाइप का ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें देखिए धान की खेती का भौगोलिक परिस्थिति है, इससे पहले हम लोग गेहूं का भी पढ़े थे, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं याद करना है, आप लोग देखिए 100 सेंटीमीटर याद करना है, और यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 25 या 27 से 30 लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अरे देखिए सेट 4 का निरसंवाद से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भाप की इंजन का आविष्कार किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट। सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन का भूक्षरण से क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आपको भारत में आपके यहाँ देखिए, भारत में तेल क्षेत्रों का नाम लिखें, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। अल्प बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी से क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ में काम करने के श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुरा सामाजिक विभाजनों का राजनीतिक परिणाम तय करने के लिए 3 कारक बताएं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी बताएं, दबाव समूह आंदोलन की लोकतांत्रिक भूमिका क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि समस्याओं की व्याख्या करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है, संगठित असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में क्या अंतर है, इसका अंतर स्पष्ट करना है। देखिए आप लोग सिंपल इसको सिर्फ पढ़िएगा, रटिएगा नहीं, पढ़ना है, वहाँ पे कॉपी भरना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखिए ये सब सेट 1 में भी थोड़ा थोड़ा इमेज कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भारतीय कृषि वैश्वीकरण का प्रभाव पर टिप्पणी लिखे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, इस सेट 5 का है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, बहिष्कार से क्या अभिप्राय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के शक्तियों में बंटवारा किया गया, ये आपको समझा दिया, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट शक्तियां और असंग सूची, ठीक है। दबाव समूह क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
खनिज क्या, ये इंपॉर्टेंट है। बांध क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विनिमय का माध्यम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्यापार का अवरोधक का तात्पर्य क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए महामंदी आपका इंपॉर्टेंट है, महामंदी कैसे हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ब्रिटेन की महिला कामगारों को स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमले क्यों कर दिया था। देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। जेनिंग मशीन जो था, जेनिंग मशीन है ना, वो कपड़ा का बुनाई करने का काम करता था, कताई करने का काम करता था, जो बहुत आदमी का काम अकेला कर सकता था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे ब्रिटेन का महिला को सबको हटा कर वहाँ जेनिंग मशीन लगा दिया था ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। पर वहाँ पे देखिए महिला लोग बेरोजगार हो गया था, वो लोग क्या किया था, क्रांतिकारी किया था और हल्ला बोला था और फिर से अपना लड़ा था, अपना हक के लिए लड़ा था, फिर से उसको मजदूरों को काम पर लिया गया था। इस टाइप से इसको आप लोग समझ के बैठाकर लिख दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह पहले भी बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत का अंतर स्पष्ट करें, ये बताएं। तो भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व का कारण बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। यह आपका इंपॉर्टेंट है। जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदाता का ऋण क्यों नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है, जोखिम परिस्थिति हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं चुका पाया तो कहाँ से बैंक वसूल करेगा उसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, दांडी मात्र कब हुआ था। देखिए दांडी मात्र में क्या हुआ था, गांधी जी ने चुने गुने दोस्त के साथ मतलब कि पैदल चलकर दांडी तक की यात्रा की थी। वहां पर जाकर नमक का कर एक लगा था, उसको जाके क्या किया था, तोड़ा था। कहाँ से चला था, साबरमती आश्रम से चला था और उन्होंने पैदल चला था। ठीक है, 24 दिन तक पैदल चला था और उन्होंने किसके साथ, लगभग 78 या 9 लोग थे, 224 किलोमीटर वो लोग पैदल चला था। ठीक है, तो इसमें नमक कर को तोड़ा था, ये BBI, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 आपका इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र नागरिकों के बीच की समानता में नहीं कर सकता है, इन कथन को तर्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका इंपॉर्टेंट है। गन्ने की खेती की आवश्यक जलवायु उल्लेख, गन्ने की प्रमुख राज्य उत्पादन क्या है, यानी खेती वाला एक तो आ सकता है आपका ज्योग्राफी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य का व्याख्या करते हैं, मतलब 200 जिलों में कम से कम 100 लोगों को काम देने का वादा यहाँ पे किया था, 100 लोगों का वादा किया था काम देने का कम से कम। ठीक है, सेट 6 का देखिए पिकेटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के 3 रबी फसलों का नाम लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खुली बेरोजगारी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता के 4 अधिकारों को लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके परिणाम में क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए घुसमतों को नियुक्ति किया था, इसके कारण का उल्लेख करें, ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विभाजन का अधिकांश जन्म पर भी आधारित होता है, व्याख्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ बताएं, ये इंपॉर्टेंट। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना होता है जो कहीं पे बांध बनाते हैं ना, बांध से जो भी लाभ मिलता है हम लोग को, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसको आप लोग बैठा के लिख लीजिएगा, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट बहुत ईजी होंगे, आप लोग समझ जाइएगा एक बार में। ठीक है, अब आगे देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है, ये इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये इंपॉर्टेंट है। आपका वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट का टिप्पणी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सत्ता के सिधारे क्यों आवश्यक है, ये पहले भी दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाला सेट में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए परिवहन तथा संचार के साधन किसी जीवन का रेखा अर्थव्यवस्था क्यों होती है, परिवहन क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका इंपॉर्टेंट, देश की अर्थव्यवस्था बैंकों की भूमिका का क्या वर्णन है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैंने पूरा सेट का 6 सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, लेकर अपने परीक्षा लिखें। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगी और अच्छे से परीक्षा दीजिए। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।